नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रदेश के भजन सरकार ने प्रभारी जिला मंत्रियों की नई सूची जारी की है। प्रदेश में 50 जिले थे, लेकिन पिछले 3 दिनों में सरकार ने 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त कर दिया है। अब 41 जिलों के हिसाब से प्रभारी मंत्रियों की नई लिस्ट जो है वो जारी की गई है। इस नई सूची में कई प्रभारी मंत्रियों को जो जिले हैं वो बदल दिए गए हैं। आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद का प्रभार डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से लेकर मंत्री मंजू बाघमार को दिया गया है। भीलवाड़ा का प्रभार अब तक मंत्री मंजू बाघमार के पास था, जिसे अब डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को दे दिया गया है। हालांकि अधिकतर प्रभारी मंत्रियों का जिला प्रभार पूर्व की भांति ही बना हुआ है। आपको बता दें, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के पास पहले बीकानेर और अनूपगढ़ जिले का प्रभार था। अब नई जिम्मेदारी में बीकानेर के साथ सीमावर्ती जैसलमेर जिले का प्रभार भी दे दिया गया है। इसके साथ ही जैसलमेर का प्रभार पहले मंत्री जोगाराम कुमावत के पास था। अनूपगढ़ जिले का दर्जा जो है वो निरस्त करने के बाद गजेंद्र सिंह को जैसलमेर की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं मंत्री जोगाराम कुमावत के पास अब बाड़मेर और बालतोड़ा का प्रभार दिया गया है। आपको बता दें, प्रभारी मंत्रियों की नई सूची जो है वो जारी कर दी गई है। सभी प्रभारी मंत्रियों के जिलों में भी बदलाव किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व अधिकारी को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी की पहचान युवराज मीणा के रूप में हुई है, जो अलवर नगर के निगम में यूडी टैक्स वसूलने वाली कंपनी के फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। बता दें कि अलवर नगर निगम ने यूडी टैक्स का टेंडर लेने वाली कंपनी के प्रतिनिधि ने युवराज मीणा के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज की है। शिकायत में कहा गया है कि राजस्व अधिकारी डेटा कलेक्शन रिपोर्ट को वेरीफाई करने के बदले रिश्वत मांग कर रहा था। शिकायत के आधार पर एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। कंप्लेनेंट हैं जिनकी फर्म को यूडी टैक्स कलेक्शन का टेंडर मिला था अलवर नगर निगम में। उस यूडी टैक्स कलेक्शन का जो टेंडर था उससे संबंधित प्रक्रियाएं युवराज युधिष्ठिर मीणा राजस्व अधिकारी इनके पास पेंडिंग थी। उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने फर्म के प्रतिनिधि से पूर्व में 5 लाख के लिए कहा था और फिर 3 लाख की जो डिमांड थी, उस 3 लाख की डिमांड के अकॉर्डिंग कल नाइट में इन्होंने 3 लाख रुपए की ब्राइट अपने दलाल मुकेश के थ्रू ली है। वो रिश्वत लेते हुए इन दोनों को अरेस्ट किया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते को लेकर बात जो है वो आगे बढ़ गई है। दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के सीएम की केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात हुई। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के शेखावटी अंचल के किसानों को अब जल्द ही यमुना जल का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के सामने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के साथ आज चर्चा भी पूरी हो गई। वहीं भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस जल समझौते की जल्द ही क्रियान्वित के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों की एक ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाएगी, जो डीपीआर पर काम करेगी। दरअसल यमुना जल समझौते पर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर रहा है। राजस्थान का शेखावटी अंचल लंबे समय से यमुना जल का इंतजार कर रहा था। अब वो इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है और जल्द ही अधिकारियों की ज्वाइंट टास्क फोर्स डीपीआर का काम शुरू करेगी। राजस्थान के शेखावटी रीजन के 3 जिले झुंझुनू, चूरू और सीकर के किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। आपको बता दें, ये सालों पुरानी मांग है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी खूब उछाला गया था, जिसे लेकर अब सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। तो शेखावटी का सूखा जो है अब खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भजनलाल सरकार और हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे को लेकर बातचीत की है। हुई है कि जो हमारे से एक्सेस पानी है वो राजस्थान लेने के लिए पीछे बैठ करके सारा बात हुई थी और हमने उसके लिए कहा है कि एक ज्वाइंट टास्क फोर्स
तो बन जाएगी, राजस्थान की बन गई, हरियाणा की हम ज्वाइंट टास्क फोर्स बना करके उसको डीपीआर के लिए जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। जो एक्सेस पानी है, बरसात के समय में पानी एक्स्ट्रा बहा करके चला जाता है, अच्छा है वो राजस्थान के लोगों को मिले। देखिए, आज केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री राजीव सिंह जी, आज यमुना समझौते को लेकर के सारी बातचीतें हुई हैं और डीपीआर बनने का काम अभी प्रारंभ हो जाएगा। उसकी पूरी तरह से नक्की बनकर डीपीआर ये आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से दोनों राज्यों के बीच बहुत अच्छा समझौता है और काफी समय से दोनों राज्य यमुना के पानी के लिए तो हमारा शेखावाटी के लिए आज हमारा काम सफल हुआ है और उसके लिए डीपीआर की तैयारी हमारी हो रही है और हमारे अधिकारी, केंद्र के अधिकारी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अधिकारी और राजस्थान के अधिकारी मिलकर डीपीआर पर देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश को लेकर के जो जल जीवन मिशन को लेकर के अभियान चला है, नदियों से नदियों जोड़ने का जो काम चला है, मैं कह सकता हूँ राजस्थान ही नहीं पूरे देश में ये जिस तरह से काम हो रहे हैं, कहीं भी कोई पानी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुलदीप सैनी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, अगर बात की जाए यमुना जल समझौते को लेकर, तो यमुना जल समझौते पर जो कल बैठक हुई उसमें अगर देखा जाए तो शेखावटी अंचल का जो लंबे समय से जो मांग चल रही थी वो फाइनली खत्म हो गई। अब आगे की रणनीति कैसे होगी, दोनों राज्य जो है वो कैसे मिलकर आगे का काम करेगा? देखिए, राजस्थान में लगातार सूखे और पानी की समस्या हमेशा से बनी रही है। मरु प्रदेश होने के चलते एक बड़ी समस्या राजस्थान के लोगों के लिए है, चाहे फिर शेखावटी का अंचल हो, मेवाड़ क्षेत्र हो या फिर हाड़ौती क्षेत्र हो या पूरी राजस्थान का हमें ईस्टर्न कैनाल देखा। तो फिलहाल के तौर पर हम जब देखते हैं कि राजस्थान में भूजल स्तर काफी कमजोर है और उसको साधने के लिए लगातार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। हाल ही में एक साल हो चुके हैं सरकार को, एक साल के भीतर बीआरसीपी का जो मामला था लंबे समय से अटका हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करते हैं, पूर्वी राजस्थान के लोगों को सौगात देते हैं। तो एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गया है कि जो पानी का संकट है राजस्थान में उसे खत्म करने की सरकार की जो प्रयास है वो काफी कारगर साबित हुआ है। और यही वजह है कि अब कल जिस तरीके से बैठक हुई है, क्योंकि ये मामला आज कल का या साल भर का नहीं है, ये पिछले 20 से 25 सालों से मामला शेखावटी अंचल का चल रहा है। शेखावटी के झुंझुनू, चूरू और सीकर 3 जिले हैं जिनमें पानी सप्लाई होना है और वहाँ के लोगों को, वहाँ के आवाम को, वहाँ किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सके, क्योंकि राजस्थान में कृषि का तकरीबन 4/4 हिस्सा वहाँ शेखावटी अंचल से आता है। और यही वजह है कि वहाँ पर पानी की भरपूर उपलब्धता प्राप्त देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध नजर आई है। कल बैठक में सी आर पाटिल के साथ मुख्यमंत्री ने पहले जब क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली से पहुंचे थे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली जल्दी पहुंचे थे, तो इसी बात मुद्दे को लेकर बैठक हुई थी। क्योंकि कल जब राजस्थान सरकार के और के टास्क फोर्स पहले ही बना ली गई थी, हरियाणा सरकार ने अभी तक कोई टास्क फोर्स नहीं बनाई है। कल बैठक में दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा है कि दोनों राज्य एक साथ मिलकर ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाए और इस पर डीपीआर पर काम किया जाए ताकि राजस्थान के लोगों को जल्द से जल्द पानी मिले। और हरियाणा से हथीकुंड बैराज से जो पानी निकल कर आता है वो अक्सर व्यर्थ में बहता रहता है। और इस बात को स्वीकार किया कल जब मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अगर ये पानी मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और लेकिन एक शर्त जरूर रखी है उन्होंने कि अगर राजस्थान में ये पानी, हरियाणा से पानी अगर राजस्थान के शेखावटी अंचल में जाता है तो हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़, ये 2 जिले हरियाणा के ऐसे हैं जहाँ पर यमुना का जो पानी है वो वहां पर सप्लाई हो, ये शर्त हरियाणा सरकार की रखी गई है। लिहाजा अब हथनीकुंड बैराज से जो पानी निकल के आता है, हमने देखा है कि जब अक्सर जब बाढ़ का पानी दिल्ली की और यमुना में बहता हुआ निकलता है वो किसी और दूसरे जिलों के अंदर दर्द बहकर जो सूखी नदियां है उनमें समा जाता है। और उसको लेकर क्योंकि राजस्थान में शेखावटी अंचल तक पानी तो पहुंचाया जाएगा, लेकिन उसको स्टोरेज के लिए वहां पर बांध की उपलब्धता हो। बांध को लेकर भी कल नायब सैनी ने कहा कि ये राजस्थान का मुद्दा है कि आखिरकार इतने सारे पानी को किस बांध के वहां पर स्टोरेज राजस्थान सरकार करने वाली है। लेकिन जब दोनों जिलों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, इस मुद्दे को लेकर कल केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है
कि शेखावटी के लोगों को अगर पानी मिल रहा है उसमें राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के कुलदीप, अगर बात की जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने बोला कि शर्त भी रखी गई है कि हरियाणा के 2 राज्यों महेंद्रगढ़ और एक और राज्य है जहां एक और जिला जो है वहां पे ये पानी पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए कुलदीप की जिस तरीके से भजन लाल सरकार जो है वो लगातार जल मिशन को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वो मध्य प्रदेश के साथ भी जल समझौता किया था, अब उसके बाद हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल को लेकर भी ये समझौता, तो कितना अहम माना जा रहा है ये राजस्थान के फेवर में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उन्होंने नया विभाग खोला केंद्र के लिए, जल शक्ति मंत्रालय। राजस्थान के ही यहाँ पर पहले जो मंत्री इस मंत्रालय के बने वो गजेंद्र सिंह शेखावत थे, और जब गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर मंत्री बने तो नमामि गंगे करके एक प्रोजेक्ट चला, लेकिन फेलियर रहा। सरकार के लिए एक बड़ा टास्क बन गया कि आखिरकार पानी के लिए, संरक्षण के लिए, जल के संरक्षण के लिए जो विभाग बनाया है वो कहीं न कहीं फेल नजर आ रहा है। अब राज्यों को ये टास्क दिया गया है तो जिन राज्य में पानी की उपलब्धता ज्यादा है वो पड़ोसी राज्यों को जल की उपलब्धता करवाए। और कुलदीप, अगर बात की जाए कि कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के जिसको इसका सीधा लाभ मिलने वाला है? राजस्थान शेखावटी के जो 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये 3 जिले हैं जिनको राजस्थान में जो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी निकलेगा और वो इन 3 जिलों को उपलब्धता कराएगा। और इन जिलों के पास में ही हरियाणा के महेंद्रगढ़ और भिवानी 2 जिले हरियाणा के इसमें शामिल होंगे। और बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से दोनों राज्यों की सरकार ने मिलकर ये फैसला लिया है तो यमुना जल के लिए ये बड़ा अहम फैसला माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स में शामिल होने और अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए 100 पाकिस्तानी जायरीन अजमेर पहुंचे। वहां एक पाक जायरीन का कहना है कि हम शांति का संदेश लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि मोदी जी हमें आने के लिए वीजा देते रहेंगे। वहीं उर्स में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भी भेजी गई चादर और फूल चढ़ाए गए। पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को ख्वाजा साहब का 813वां जो उर्स है उसकी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे प्रदेश में, देश में सुख शांति कायम रहे, समृद्धि हो और देश और प्रदेश दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करे। जैसा आपको पता है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हर गरीब को गणेश मान के सेवाएं की है और आज भी 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका प्रयास रहा है कि हमारा प्रदेश राजस्थान तरक्की करे और सब धर्मों के, सब जातियों के लोग हिल मिल के रहे। यही उनका संदेश हम सबको देने के लिए आए हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की चादर पिछले 15 वर्षों से मैं लगातार यहाँ अफशान भाई इनके वकालत पे पेश कर रहा हूँ और माननीय नितिन गडकरी जी जो है देशवासियों को ये उर्स की जो 813वें उर्स की मुबारकबाद दी है उन्होंने। आज केंद्रीय परिवहन मंत्री जनाब नितिन गडकरी साहब, जो कि नागपुर से सांसद भी हैं और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं 15 वर्षों से लगातार। माशाल्लाह वो पिछले 15 सालों से लगातार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के अवसर पर अपनी ओर से अकीदत की चादर और फूल का नजराना भेजते आ रहे हैं। नागपुर से हमारे जनाब असलम खान साहब, हमारे लाला भाई कुरैशी जी, एक मोहसिन भाई हैं और तमाम जितने लोग हैं, इकराम भाई अंसारी हैं, तमाम लोग वर्षों से ये जो चादर शरीफ है इसको अजमेर शरीफ लेकर आते रहे हैं उनकी जानिब से। और हर बार हम उनकी सेहतियाबी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, कि वो जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उस काम के लिए और उनकी कामयाबी के लिए हम लोग लगातार बारगाह गरीब नवाज में दुआ करते रहे हैं और ऐसी ही दुआ आज भी की जाएगी। जब हम गडकरी साहब की सेहतियाबी के लिए, तवील उम्र के लिए, उनकी कामयाबी के लिए और उनके
परिवार की भलाई के हक में भी दुआ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में लगातार 2 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस खाता खोलने में भी नाकामयाब रही है। अब राजस्थान के नेताओं पर भरोसा किया जा रहा है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव के रणनीतिकार के तौर पर उभर के सामने आए हैं। राजस्थान में आजमाए गए नक्शे को दिल्ली में भी आजमाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021 में राजस्थान में लागू की थी, जिससे गरीबी को अस्पतालों में 25 लाख का कैशलेस सुविधा उपलब्ध किया गया था। उसी योजना का नाम बदलकर अब दिल्ली में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आजमा रही है। इसका नाम जीवन रक्षा योजना भी रखा गया है। इसके तहत हर दिल्ली वासी को अब 25 लाख का बीमा मिलेगा। लोगों में पैठ बनाने के लिए लोक लुभावन योजना जो है वो कांग्रेस लगातार ला रही है। पे पहुंचे हम लोग 91 पहुंचे, तो उसके लिए मेहनत की होगी। मतलब पब्लिक आप जानते हो कि कई बार ध्यान देती नहीं है, बीमार पड़ता मालूम पड़ता है। इस योजना की खासियत है, अगर आपने गलती भी कर दी है, कार्ड नहीं बनवाया आपने और आप बीमार पड़ गए हो, अस्पताल गए हो, इसमें प्राइवेट अस्पताल भी कवर है शिवलिंग जी योजना के अंदर, तो आपको वहाँ अस्पताल वाला कलेक्टर के यहाँ इतला करेगा, वो इमीडिएटली ऑनलाइन अप्रूव देगा। कार्ड नहीं बना, रजिस्टर नहीं है, तब भी उसका इलाज शुरू हो जाएगा। अगर आपका हिंदुस्तान में कोई हाल बीमा आया राजस्थान में, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई है, उसका इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हमने हेल्थ को बहुत ज्यादा कवरेज दी है। नेशनल लेवल करीब 6% है बजट का, हमने 7.4% किया। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो गया। वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CSC, PSC सब सेंटर सब हो गए, इलाज अच्छे होने लग गए। फ्री मेडिसिन का बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला था, वो बहुत सक्सेसफुल है, वहाँ पर है। तो 2 बातें हैं हमारे, एक तो चिरंजीवी योजना हो गई और दूसरा जो है जो दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो घोषणा कराई है जीवन रक्षा योजना, ये योजना वही होगी जो राजस्थान की है। उसी ढंग से यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो राजस्थान मिल रहा है। हमने आपको जाने खुशी होगी, राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया राजस्थान। एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर है जिसने राइट टू हेल्थ, जैसे मुझे सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के वक्त में जो अधिकार आजादी युग की शुरुआत हुई थी पहली बार, RTI फूड सिक्योरिटी एक्ट और आपका नरेगा, उस ढंग से आपका ये राइट टू हेल्थ एक्ट बना है। मतलब अभी तो हम दे रहे इसकी बना रहे हैं, वो जनता का अधिकार मिल जाएगा कि भाई हमारा अधिकार है। राइट टू हेल्थ एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें प्राइवेट भी कवर होंगे, गवर्नमेंट भी कवर होंगे। कांग्रेस दिल्ली के धरातल पर लुप्त हो चुकी है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है और ये जीवन रक्षा बीमा योजना नहीं है, ये कांग्रेस रक्षा योजना है जिससे वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो चरित्र का पर्दाफाश इसलिए भी हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल को गोद में लिए घूमते हैं और अब विधानसभा के चुनाव में ड्रामा करते हैं कि हम दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव 24 तारीख को होना है वह। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। HMPV वायरस की सूचना से राजस्थान में भी हड़कंप मचा हुआ है। यहां पर भी सरकार जो है लगातार समीक्षा कर रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि देश में कुछ राज्यों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के कुछ केस सामने आए हैं, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान के मंत्री ने आगे ये भी कहा कि मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार ये वायरस वर्ष 2001 से मौजूद है, लेकिन रोगियों पर इसका प्रभाव सामान्य रहा है। इसके साथ ही इस वायरस से मौत का भी कोई मामला सामने नहीं आया है, तो चिंताजनक स्थिति जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। हर साल की तरह सर्दी के मौसम को देखते हुए बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं और गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि होने पर अस्पताल में डॉक्टर से परामर्श लें। प्रदेश में वर्तमान में इस वायरस की प्रामाणिक जांच के लिए 5 VRDL लैब एम्स जोधपुर, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर, RNAT मेडिकल कॉलेज,
सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर और एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में ये सभी चीजें उपलब्ध हैं। नॉर्मली सर्दियों के टाइम में आता है, इसके सिम्टम्स कॉफ कोल्ड से एसोसिएटेड है और हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस को हमने अलर्ट कर दिया है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया है कि कोल्ड कॉफ के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसके अंदर सैंपलिंग करें। इसके लिए नंबर 1। दूसरा क्या है कि जैसे चांदीपुरा वायरस के बारे में बहुत हंगामा हुआ था, ये अभी हमारे पास कोई एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि ये अभी बहुत रैम्पेंट हो गया है। अभी आज हमारी केंद्र सरकार ने भी आज बैठ के इसके ऊपर मंथन किया है और सबको अलर्ट कर दिया है और हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सबको बोल दिया है कि कोई भी ऐसा केस आपको सस्पेक्टेड हो तो आप हमें अलर्ट कर दें। हमारे मोबाइल वैन्स जो हैं, ये जो हमारे इसका जो जांच करते हैं वायरल इसके, वो भी हमारे अलर्ट है। बच्चा ठीक हो गया है वो, और वो अभी अहमदाबाद में है। ये वो जैसे चांदीपुरा वाला वायरस के अंदर भी हंगामा हुआ था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भरतपुर जिला कलेक्टर के ऑफिस में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों की बैठक जो है वो आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा, गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय रूप से मनाए जाने के लिए सभी विभाग दिए गए दायित्वों का गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुख्य समारोह में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों में अभी से ही जुट जाइए और जो भी कार्य गणतंत्र दिवस को लेकर चल रहे हैं उनको समय से पहले पूरा किया जाए। जिला कलेक्टर ने इसके लिए बैठक भी की, अधिकारियों को कई कड़े निर्देश भी दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। करौली जिले के गुड़ा में शहीद धर्मवीर गुर्जर का शव पहुंचते ही लोगों की आंखें नम हो गई और चारों ओर शहीद के सम्मान में जयकारे गूंज उठे। वहीं इस खबर से शहीद के परिवार में कोहराम मच गया है। शहीद सैनिक के रिश्तेदार प्रताप सिंह पहलवान ने बताया कि हवलदार धर्मवीर गुर्जर जोधपुर में सेना की सिंगल कोर में तैनात थे, जिन्हें एक दिन पहले ड्यूटी के समय अचानक दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शहीद धर्मवीर गुर्जर के बड़े भाई भी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर तैनात हैं और उनके पिता रामनिवास गुर्जर भी सेना में सूबेदार पद पर ही ड्यूटी कर देश की रक्षा में तैनात रहे थे। इस शहीद की पत्नी भी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात बताई जा रही है। अब शहीद के शव को सेना के सजे हुए विशेष वाहन में रखकर गुड़ा चंद्र जी मुख्यालय से उनके पैतृक गांव में जुलूस के रूप में ले जाया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। धौलपुर में अपराधियों पर पुलिस की धरपकड़ जो है वो लगातार जारी है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक धौलपुर पुलिस 150 इनामी बदमाशों को सलाखों के पीछे जो है वो पहुंचा चुकी है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत इन सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस इन सभी अपराधियों के खिलाफ विशेष रणनीति बनाकर अभियान भी चलाया और अलग अलग अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधी और लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ने में भी सफलता हासिल की है। खबर सीकर से है, जहां स्कूल में सर्दियों की छुट्टियों में भी अभी तक बढ़ोतरी नहीं हुई है और प्रशासन एनालाइज करके इस पे निर्णय लेगा। आपको बता दें, दरअसल कलेक्टर ने रेलवे स्टेशन पर संचालित रैन बसेरे का निरीक्षण किया और जिला कलेक्टर ने कहा, नगर परिषद की जो रैन बसेरा संचालित किया जा रहा है उसमें व्यवस्थाएं ठीक है और वर्तमान में इस बसेरे में महिलाएं नहीं है, लेकिन उनके लिए भी अलग से व्यवस्था हुई है। इसके साथ ही आवश्यकता होने पर भी रैन बसेरे संचालित किए जाएंगे। सर्दियों में स्कूलों में छुट्टी की बात पर कलेक्टर ने आगे कहा कि अभी तक तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रहा है। कल एनालाइज करेंगे और इसके बाद निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अभी तापमान ज्यादा कम नहीं है। सर्दी बढ़ रही है तो जो हमारा नगर परिषद ने यहाँ रैन बसेरा बनाया है उसको विजिट करने आए। मैं हूँ, एडीएम साहब हैं, नगर परिषद कमिश्नर साहब भी हैं।
तो मैंने देखा, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। लोग तो कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, महिलाएं बिल्कुल नहीं है, उनके लिए अलग व्यवस्था कर रखी है। और अच्छी रजाइयाँ हैं, मोटी रजाइयाँ हैं, कहीं से भी कोई हवा नहीं आ रही है अंदर, तो ये अच्छी व्यवस्था है। और अब हम देख रहे हैं कि कुछ और भी रैन बसेरे अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां मथुरा दास माथुर अस्पताल में काम कर रहे ठेका कर्मचारियों में 3 महीने की सैलरी की मांग को लेकर अस्पताल के अधीक्षक ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए सैलरी रिलीज करने की मांग की गई। ठेका निविदा के संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 3 महीने से इन कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। और इन्हीं 3 महीने की सैलरी को लेकर ठेका कर्मचारियों ने काम करते हुए अधीक्षक ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान अधीक्षक ने ठेका कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से बात करने के दौरान प्रतिनिधि मंडल से ये सहमति बनी कि 3 महीने का वेतन अगर ठेका संचालक ने रिलीज नहीं किया जाता है तो अस्पताल प्रशासन अपनी ओर से ये सैलरी रिलीज कर देंगे। इसी बात की सहमति बनने के बाद ठेका कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन वापस लिया। तो चिकित्सालय में हमने पूर्व में भी अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बताया गया था कि हमारे जो कर्मचारी है उनका 3 माह से भुगतान नहीं हुआ है और ना ही हमारा पीएफ जमा हुआ है। और पीएफ के साथ ही जो हमारा एरियर बन रहा है तो प्रत्येक कर्मचारी के 26 रुपए जो बढ़े हैं श्रम विभाग की गाइडलाइन के अनुसार, उसमें प्रत्येक कर्मचारी का 16,224 रुपए का पीएफ बना है और ये अपना एरियर बना है, जो कि जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2024 तक का एरियर है वो 16,224 रुपए का है। हमने मांग की है कि जो हमारा जो भुगतान है वो बार बार क्यों रोका जा रहा है और हमें हमारे जो कर्मचारी है बार बार इस कंपनी के लिए बार बार हड़ताल कर रहे हैं कि हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। कंपनी को बार बार लेटर दे रहे हैं, सुप्रीडेंट साहब को बोले, लेकिन इनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई हो नहीं रही है। हमने प्रशासन से मांग की है कि हमारा जो बकाया भुगतान है वो आज ही इनके द्वारा कर दिया जाए, ताकि क्या है कि हमारे जो कर्मचारी है वो अपना अल्प वेतन भोगी अपना परिवार चला सके। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नीमका थाना से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सीकर से है, जहां मकर संक्रांति से पहले नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नगर पालिका ने दुकान पर दबिश देते हुए 500 से ज्यादा चाइनीज मांझे की चरखी जो है वो जब्त कर ली है, जिसे दुकान पर बेचा जा रहा था। अब नगर परिषद दुकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। नगर परिषद पुलिस को शिकायत देकर आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार भी करवाएगी। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।